बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। दैट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी यूनिट टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बहुत से ज़्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पॉइंट के फॉर्म में करेंगे तो वो आपको आसानी से जो है वो मेमोराइज होता चला जाएगा। और देन कोई भी अगर एमसीक्यूज आता है तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो आज हम पहले पार्ट के अंदर न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ कंपोनेंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूक्लियस अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, और लैटिन वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज नक्स। और नक्स किसे कहते हैं हम लोग? सेंटर। इसके अलावा न्यूक्लियस का अगर हम देखें तो निकनेम देखें या फंक्शन के हवाले से नेम देखें तो ब्रेन ऑफ सेल भी कहलाता है। जैसे आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, तो इसी तरह सेल के जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम पढ़ें यहाँ पर तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कि इसके अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखें विजिबल ओनली इन नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी सेल जब तकसीम नहीं हो रहा होता तो उस वक्त न्यूक्लियस जो है आपको नज़र आ जाएगा माइक्रोस्कोप की मदद से। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व होके साइटोप्लाज्म के जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ा देती हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि न्यूक्लियस कब आपको नज़र आएगा, तो आपने कहना है न्यूक्लियस नज़र आएगा नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, वो सेल जिसके जो तकसीम ना आ रहा, और नॉट विजिबल। और विजिबल कब होगा? नॉट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। अब आ जाए डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवरी में हमने चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट डे की क्लास के अंदर कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। और एक बात याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से, यहाँ पर आपसे एक एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस जो है या कौन सी ऑर्गेनेली है जो फर्स्ट डिस्कवर हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनेली है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने जो है डिस्कवर किया है 1831 के अंदर। अच्छा, अब चूंकि इसकी अपीयरेंस जो है सेल के अंदर, यानी नज़र जो आना है इसका सेल के अंदर, वो आसान होता है क्योंकि ये डार्कर रीजन कंसीडर होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये आसानी से नज़र भी आ सकता है। हम डिस्कस करने लगे दैट इज लोकेशन। लोकेशन के हवाले से भी एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होता है। तो आपने बताना है एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द सेल के अंदर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द सेल में इसलिए मौजूद होता है कि एनिमल सेल में नो लार्ज वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर बड़ा वैक्यूल नहीं होता, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल में सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा जबकि हम बात करें प्लांट सेल की, तो ये एक साइड पे मौजूद होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है। वो लार्ज वैक्यूल क्या करेगा? वो न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेल देगा। धकेलने की वजह से हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास एक जो है बड़ा वैक्यूल नजर आ रहा है। ये वैक्यूल नजर आ रहा है और इसी तरीके से बड़ा होने की वजह से ये वैक्यूल यहाँ पे सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस को एक तरफ क्या कर रहा है? धकेल रहा है। तो लिहाजा प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल पोजीशन में मौजूद होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। इसके अलावा अगर हम शेप की बात कर लें तो याद रखिएगा दो तरह की शेप्स होती हैं। एक रेगुलर शेप होती है, एक इरेगुलर शेप होती है। रेगुलर शेप तकरीबन तमाम सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ जो मैंने स्फेरिकल वर्ड लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली रेगुलर शेप ऑफ द न्यूक्लियस। जबकि इरेगुलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सेल्स ऐसे हैं आप हमारी बॉडी के अंदर जिन जैसे कि वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप में मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस नंबर्स, ये बहुत ही आसान है कि तादाद के लिहाज से हमने जो है मतलब न्यूक्लियस की तादाद के लिहाज से भी हमने सेल की टाइप्स बनाई हुई। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड सेल है। मोनो जो है हम सिंगल को कहते हैं कि वो सेल जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद हो उसको हम मोनो न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है बोन सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक सेल्स भी हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें बाइन्यूक्लिएटेड सेल जिसमें दो न्यूक्लियस सेल एट टेलोफेज। तो आपने सेल डिवीजन पढ़ी होगी जिसमें पहली स्टेज प्रोफेज है, देन मेटाफेज है, देन टेलोफेज है, देन एनाफेज। टेलोफेज वो स्टेज है जिसमें जो है सेल अगले फेज में जाकर डिवाइड होना शुरू होता है। तो टेलोफेज के दौरान जो है दो न्यूक्लियस स्टैब्लिश हो चुकी होती हैं और वो अगले मरने के लिए जो है सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती है कि एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, मैनी सेल्स हैं। आप स्केलेटल मसल्स देख लें, वो मसल्स जो आपके बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। एक सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें इन्यूक्लिएटेड कहते हैं जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस ना हो। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट छोड़ के जा रहा हूँ और आपने वो कमेंट में उसके आंसर देने लाजमी देने और देन हम अगले लेक्चर के एंड पे मैं जो है इसको डिस्कस भी करूँगा। अब अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड सैप। सैप हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को कहेंगे, वो सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। जैसे कि इसमें आरएनए भी मौजूद होगा, डीएनए भी मौजूद होगा। इसके अलावा अगर हम देखें वाटर भी मौजूद होगा और साल्ट्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कोएंजाइम एंजाइम्स ये मौजूद। एंजाइम जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए चाहिए। जैसे कि हमने अगर डीएनए को रेप्लिकेट करवाना तो उसके लिए एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पोल 2 1,
इसी तरह RNA पोल 3 ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन, उसके लिए भी हमें जो है ना DNA के लिए एंजाइम न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलेंगे। और याद रखिएगा ये एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर कंपोजिशन में देखें तो 4 कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है। तो ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन फिर आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो पहली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है दैट इज इन्वेलप। इन्वेलप के 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक उसका इनर पार्ट होता है। तो ये अगर हम देखें तो ये जो इन्वेलप का पार्ट है दैट इज आउटर। इनका रोल क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये देखें ये जो पार्ट है ये इसका इनर पार्ट है। तो आउटर और इनर पार्ट या आउटर या इनर मेम्ब्रेन मिल के क्या बनाएंगे, इन्वेलप बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है, इसमें जो जो चीज़ें मौजूद हैं ऊपर मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें क्रोमैटन है, और क्रोमैटन जो है आपको उस वक्त नज़र आता है जब सेल डिवाइड नॉन डिवाइडिंग स्टेज। तो ये क्रोमोसोम में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो इसका मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डार्क रीजन नजर आ रहा है। इसके मतलब अभी फिलहाल आप 2 बातें याद रखिए, अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। डार्क रीजन है और एक बात याद रखिएगा ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्यों नहीं होती अगर आपसे पूछे, इसलिए कि बाज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर रीजन होता है वो ग्रेन्यूलर होता है, ऐसे ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है इसका। और इसका जो सेंट्रल रीजन होता है वो फिब्रिलियर रीजन होता है, थाइगोनुमा होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये बाहर वाला जो है ग्रेन्यूलर और जो सेंट्रल वाला रीजन है न्यूक्लियोलस का दैट इज फिब्रिलियर रीजन है। क्या काम करते हैं ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पहला डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के 2 काम होते हैं। नंबर 1 कि दैट सेपरेट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो यू कैन से दैट इट एक्ट एज अ बैरियर। तो बैरियर के तौर पर एक्ट करता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के कंटेंट्स को सेपरेट करेगा साइटोप्लाज्म से। इसके अलावा इसका एक काम भी होता है कि ये क्या करता है, अलाउ करता है क्या, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड किसके दरमियान में, न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान में ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें डबल मेम्ब्रेन है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा कि दैट इज इन्वेलप। अच्छा, इसके 2 पार्ट हैं जनाब, आउटर लेयर कह दे या आउटर मेम्ब्रेन कह दे। इसी तरह इनर लेयर है या इनर क्या है, मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर लेयर है ये आपको ये जो है आपको डायग्राम में नजर आएगी अभी। ये देखिए ये आउटर लेयर है और ये जो है इसकी इनर लेयर। आउटर जो लेयर है दैट कंटिन्यूस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ
कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये अगर हम देखें इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इनर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियर कंटेंट को क्या करेगी, अपने अंदर बंद कर लेगी ताकि वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स ना हो। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी जो कंपोनेंट रहेंगे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।